सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल उर्दू नाव को और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि अगली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। मैं एक रिटायर्ड सिविल गार्ड हूँ। ये वाकया मेरी जिंदगी का बहुत ही खौफनाक और ना भूलने वाला वाकया है। ये 70 की दिहाई की बात है। उस वक्त अभी बंगाल की लड़ाई का आगाज नहीं हुआ था। मेरी कंपनी की तरफ से गिलगित के इलाके में मेरा तबादला हुआ। गिलगित में जिस जगह मेरी ड्यूटी लगी वो शहर से जरा दूर थी। ये जगह एक कस्बे से थोड़ा दूर थी जहां पर हुकूमत की तरफ से कुछ सरकारी तामीराती काम हो रहे थे। वहीं एक ऑफिसर का बंगला था और मुझे अक्सर रात की ड्यूटी पर वहां गेट के सामने खड़ा होना होता। यहाँ पर अफसरान के कुछ और बंगले भी थे जो खालिस्तान बहुत ही खूबसूरत जगह पर बनाए गए थे। ऊंचे ऊंचे सरसब्ज और बर्फपोश पहाड़ों की चोटियों के मंजर दिल को लुभाने वाले थे। मैं गिलगित शहर में जाकर बहुत खुश था और खुदा का शुक्र अदा करता कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतने हसीन और खूबसूरत शहरों से नवाजा है। पंजाब और सिंध के दरमियानी इलाकों की गर्मी का सताया हुआ जब गिलगित जैसे ठंडे इलाके में पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे जन्नत में आ पहुंचा हूं। घने जंगल, हसीन वादियां और सामने पहाड़ जो बर्फ और सब्जे से ढके होते। सर्दियों में टेम्परेचर और भी मजीद कम हो जाता। बिलाशुबा ये इलाका वाकई जन्नत था। मेरी ड्यूटी कस्बे के पास उन्हीं अफसरान की कोठियों में से एक अफसर के गेट पर थी और मुझे अक्सर रात के वक्त वहां ड्यूटी करना होती। यहाँ पर चंद कोठियों के सिवा आसपास मुकम्मल खामोशी और वीराना था। ये कोठियां कस्बे से थोड़ा सा आगे निहायत पुरसुकून और खूबसूरत जगह पर बनी थी जिनमें अफसरान और उनकी फैमिलियां रहती थीं। कोठियां थोड़े थोड़े फासले पर थीं और मेरी ड्यूटी उन कोठियों की कतार में सबसे आखिरी कोठी के सामने थी। मेरी ड्यूटी रात 12 बजे शुरू होती और सुबह 6 बजे तक रहती। उसके बाद हमारी कंपनी का दूसरा जवान आ जाता तो मुझे उसके लिए वो जगह छोड़नी होती और मैं वापस अपनी रिहाइश पर चला जाता। हमें सर्विस देने के लिए वहाँ गाड़ियाँ मुयस्सर थीं। मेरी ड्यूटी जब नई नई वहाँ लगाई तो मुझे उस जगह के बारे में कुछ मालूम नहीं था। बस यही मालूम था कि यहाँ कुछ इंजीनियर्स और अफसरान की कोठियाँ हैं। ये एक रात की बात है। उस रात मेरी ड्यूटी शुरू हुई तो मैंने ड्यूटी का आगाज कर दिया। मेरी रातों की ड्यूटी में वो मेरी पहली रात थी। उससे पहले मैं दिन के औकात में ड्यूटी करता रहा था। मैं गेट पर खड़ा हो गया। मैं अपनी वर्दी में मलबूस था और गर्म जैकेट और मफलर गर्दन पर लपेट रखा था। बंदूक मेरे पास थी। रात बढ़ती गई तो आहिस्ता आहिस्ता सर्दी का जोर भी बढ़ता गया। मुझे ऐसे शोर की आवाज आ रही थी जैसे पास ही दरिया बह रहा हो। सिंध का दरिया चूंकि गिलगित की वादियों से गुजरता है, इसलिए इस बात का मुझे अंदाजा था कि सिंध का दरिया, जिसे वहां अबासीन का नाम भी दिया गया है, यहाँ पास ही कहीं बहता है। अबासीन यानी दरियाओं का बाप। और पानी के शोर की आवाज रात की खामोशी में बहुत वाज़ेह तौर पर आ रही थी। दरिया का बहाव बहुत तेज था। मैं गेट के बाहर कुर्सी बिछाकर बैठ गया और सिगरेट सुलगा कर पीने लगा। मैं चाको चौबंद बैठा इधर उधर देख रहा था। रात का अंधेरा काफी गहरा हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था। बैठे बैठे काफी देर गुजर गई। हर तरफ मुकम्मल वीराना और खामोशी में बैठे बैठे उकता गया तो सोचा उठकर जरा चहलकदमी कर लूं। मैं उठकर इधर उधर टहलने लगा ताकि जरा टांगें सीधी कर लूं। पानी के शोर की आवाज मुसलसल आ रही थी। चूंकि वहां पर दरिया का बहाव बहुत ही तेज है, इस वजह से शोर की आवाज भी बहुत ज्यादा थी। दरिया अपनी पूरी रवानी के साथ बह रहा था, मगर दरिया यहां से कितना दूर था इस बात का मुझे कुछ अंदाजा नहीं था, क्योंकि मैं दिन के औकात में वहां ज्यादा घुमा फिरा नहीं था। चलते चलते मेरे जहन में एक बात आई, क्यों ना घूम फिर कर देखा जाए कि दरिया यहाँ से कितना दूर है। चांदनी रात में मुझे रास्ता वाज़ेह नजर आ रहा था। मैंने सोचा इसी में कुछ वक्त भी गुजर जाएगा। यहाँ बैठे बैठे क्या फायदा, ड्यूटी तो कर ही रहा हूँ। मैं एक पगडंडी पर हो लिया। बंदूक मेरे कंधे से लटक रही थी। मैं घने दरख्तों और झाड़ियों से चलता हुआ आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा था। मुझे गेट की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस वक्त वहां कोई जी रूह नहीं पर मार सकती। चलता चलता मैं काफी दूर निकल आया।
पानी के बहाव के शोर की आवाज बढ़ती जा रही थी, मगर अभी तक दरिया सामने नजर नहीं आया था। मैं हैरान था, दरिया के बहाव की आवाज मुझे इतनी दूर से आ रही थी। काफी आगे जाकर दरख्तों का सिलसिला कुछ कम हुआ तो बड़ी बड़ी चट्टानें नजर आना शुरू हो गई, और फिर एक दो चट्टानें फलांगने के बाद सामने देखा तो निहायत खौफनाक और बड़ा दरिया बह रहा था। चांदनी रात में इतना खौफनाक दरिया और उसके परे ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फपोश वादियां, रात के सन्नाटे में बहुत अजीबोगरीब मंजर लग रहा था। पहली मर्तबा मुझे खौफ का एहसास हुआ। मुझे इस बात पर बहुत हैरानी थी कि दरिया के बहाव की आवाज इतनी दूर से आ रही थी, मगर दरिया को पास से देखा तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि दरिया का पाट बहुत ही चौड़ा था, और इतना चौड़ा होने के बावजूद उसके बहाव और उसकी गहराई का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। अभी मैं वहां खड़ा सोच ही रहा था कि अचानक मुझे दूर दरिया के किनारे एक बड़ी सी चट्टान पर एक सफेद लिबास में मलबूस कोई वजूद दिखाई दिया। शायद कोई औरत बैठी थी। मैं बहुत हैरान हुआ कि इस वक्त इस रात के पहर दरिया के किनारे ये औरत क्या कर रही है, और वो भी इतनी खौफनाक रवानी वाले दरिया के पास। कैसी बेखौफो खतर बैठी है, और वो भी रात गए। ये माजरा क्या है? चांद की चांदनी में मुझे उसका सरापा दूर से महसूस हो रहा था। उसका मुंह दूसरी तरफ था और शायद वो कुछ कर रही थी, बैठी हुई थी। इतनी दूर से अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो क्या कर रही थी या कर रहा था। ये भी मेरा एक ख्याल ही था महज कि वो एक औरत थी। शायद उसके पीछे शानों पर बिखरे हुए बालों से मैंने अंदाजा लगाया कि वो कोई औरत थी। मैं मुड़ने लगा, फिर अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि इस बेवकूफ को मना करना चाहिए कि वहां चट्टान पर से पीछे हट जाए। ये जगह बहुत खतरनाक है, कहीं फिसल कर दरिया में न गिर जाए। दरिया बहुत खौफनाक और गहरा है। दरिया में गिरते ही इसके जान बचना बहुत मुश्किल होगा। मैं दोबारा वापस मुड़ा और फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वो सफेद लिबास में लिपटा वजूद हिल रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत दरिया किनारे बैठे कपड़े धो रही हो। मैं चट्टानें फलांगता हुआ उसके करीब पहुंच रहा था। जो जो चट्टानें दरिया के नजदीक होती जा रही थी, उनकी फिसलन बढ़ती जा रही थी। मैं उससे कुछ फासले पर ही रह गया तो मैंने उसे आवाज दी, सुनो, ए तुम कौन हो? ए क्या तुम लड़की हो? सुनो, क्या कर रही हो तुम इस वक्त? बेवकूफ औरत, घर जाओ, बीमार हो जाओगी। इतनी ठंड में तुम दरिया के किनारे क्यों बैठी हो? मैंने चिल्लाकर कहा। मुझे गुस्सा आ गया था कि मेरी किसी बात का वो जवाब नहीं दे रही थी। मेरी आवाज सुनकर एकदम वो रुक गई। ऐसा लगा जैसे उसके हाथ रुक गए, मगर उसने मुड़कर न देखा। उसकी हरकत रुक गई थी। मैं हैरान था कि कैसी बेवकूफ औरत थी जो मुड़ ही नहीं रही थी। मेरी बात का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने उसके मजीद करीब जाने का इरादा किया। मैं मजीद चट्टाने फलांग कर उसके ऐन पीछे जा पहुंचा। सुनो, ए सुनो, क्या बहरी हो तुम? सुनाई नहीं देता क्या? मैंने गुस्से से कहा, और फिर उसी लम्हे वो पलटी, और उसे एक लम्हे के लिए देखकर जैसे मैं बुत बना वहीं खड़ा रह गया। वो कोई और ही मखलूक थी। वो इंसान हरगिज नहीं थी। कोई चुड़ैल थी, कोई भूतनी या क्या थी। उसने हाथ में कोई मुर्दा जानवर जैसी चीज उठा रखी थी, जिसे वो भंबोड़ कर खा रही थी। उसकी गहरी गहरी सुर्ख आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे दो रोशन बल्ब हों। मुंह से खून टपक रहा था। चांद की रोशनी में उसका मकरू चेहरा वाज़े नजर आ रहा था। मैं उस खौफनाक डायन को देखकर जैसे पत्थर का बुत होकर रह गया। ऐसा खौफजदा हुआ कि बस सब कुछ भूल भाल कर अचानक पीछे दौड़ा। मुझे उस वक्त चट्टानों से गिरने की भी कोई परवाह नहीं थी। उसके मनहूस चेहरे ने मेरे जहन को माऊफ कर दिया था। मैं दौड़ा और फिर दौड़ता चला गया। इतना तेज दौड़ा कि बस वीराने में मेरे पीछे उसके कहकहे गूंज रहे थे। मैं दीवाना वार दौड़ता चला जा रहा था। ऐसा महसूस होता जैसे उसके कहकहे मेरे साथ चलकर सफर कर रहे हों। मैं कितनी तेज रफ्तारी से दौड़ा मैं नहीं जानता। शायद इतनी रफ्तार से किसी मुकाबले में दौड़ता तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता। कोठी के पास पहुंचकर मैं जैसे गिर सा गया। सारे रास्ते मुझे ये खौफ और ये एहसास था कि अभी वो पीछे से मेरी गर्दन दबोच लेगी। सांस धोंकने की तरह चल रहा था। मुड़कर देखा तो पीछे कुछ न था। ऐसा खौफजदा हुआ कि कोठी का गेट पीटना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर गुजरी कि बावर्ची बेचारा नींद से उठा और उसने आकर दरवाजा खोला तो मुझे देखकर हैरान हुआ। आंखें मल मल कर मुझे देखने लगा।
وہ میری हालत देखकर बड़ा हैरान हुआ, मुझे अंदर ले गया और गेट बंद कर दिया। उसने अंदर ले जाकर मुझे बिठाया और पानी पिलाया। मेरा सांस बहाल होने में कुछ वक्त लगा। हालत संभली तो मैंने उसे तमाम वाकया सुना दिया। उसने कहा, शुक्र करो कि अफसर नहीं जाग गए, अब उन्हें कुछ मत बताना। मुझे उस वक्त ना किसी अफसर की परवाह थी और ना किसी और की। परवाह थी तो बस अपनी। मैं सुबह तक कोठी के अंदर ही पड़ा रहा। 5 बजे मुझे गाड़ी लेने आई। मैं अपनी रिहाइश गाह पर पहुंचा तो मुझे सख्त बुखार ने आ घिरा था। दिन के वक्त मेरी हालत बुखार से मजीद बिगड़ गई। दवा दारू का इंतजाम हुआ मगर आराम ना आया। मेरी हालत देखकर मुझे मकामी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। मैं 2 दिन अस्पताल में रहा और इलाज चलता रहा। मैं जैसे गुमसुम सा हो गया। डॉक्टर कभी बुखार की दवाई देते तो कभी कोई। मुझे कुछ मालूम नहीं था मैं कहाँ था और क्या कर रहा था। जब कुछ दिन तक मेरी हालत ना संभली तो मुझे वापस घर भेज दिया गया। घर आकर भी मेरी हालत वैसी ही रही। बार बार मेरे जहन में वही तस्वीर घूमती, वही मकरूह चेहरा सामने आता और उसके बेहुदा कहकाए। कई दिन ऐसे गुजर गए। घर वाले बहुत परेशान थे कि क्या हुआ। मेरी बीवी बहुत परेशान थी, बहुत बार पूछती मगर मैं उसे क्या बताता। मैं खामोश था, जैसे जुबान चिपक कर रह गई। उसने किसी आमिल को बुलाया और रूहानी इलाज शुरू हुआ। कई हफ्ते गुजर गए और मेरी हालत कुछ बेहतर हुई मगर जुबान अभी भी खामोश थी। मैं इस मामले में किसी से कुछ नहीं कहता था। आहिस्ता आहिस्ता मैं नॉर्मल जिंदगी की तरफ आता गया। उस कंपनी से मेरी नौकरी पहले ही खत्म हो चुकी थी। घर के हालात खराब थे। फिर एक और कंपनी में मैंने मुलाजमत के लिए अप्लाई कर दिया। अल्लाह ने करम किया और मुझे उस कंपनी में मुलाजमत मिल गई। मगर जिंदगी का ये नाकाबिले फरामोश वाकया मुझे अब भी याद है और जब याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने आज तक इस वाकया का जिक्र किसी से नहीं किया, लेकिन उस मकरूह डायन की शक्ल मुझे आज भी उसी तरह याद है और मेरे जहन के किसी खाने में महफूज है, जो अक्सर रातों को मुझे दहशत ज़दा कर देती है।